यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। इस विश्व का प्रादेशिक भूगोल के हम इस बीए पार्ट थर्ड के पेपर में हम यूरोप के प्रादेशिक भूगोल के बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से यूरोप के उच्चावचों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम उच्चावचों की चर्चा करें, एक सामान्य रूप से यूरोप के बारे में एक सामान्य परिचय के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यूरोप का क्षेत्रफल 99,38,000 वर्ग मीटर लगभग इसका स्थित है, जो एशिया का 5वां भाग है और उत्तरी अमेरिका और का आधा वो 1.5वां भाग मान सकते हैं। इसको संपूर्ण विश्व का लगभग 6.5% इसका जो हिस्सा है वो 6% के लगभग इसमें शामिल किया जाता है। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को भूगोलवेत्ता सामान्य रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया महाद्वीप के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे इसमें सामान्य रूप से रूस और दो कंट्रीज़, एक टर्की है, जो दोनों देशों में, दोनों महाद्वीपों में अपना अपना हिस्सा रखते हैं। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि यूरोप अपने आप में एक अलग ही विचित्र सा महाद्वीप है और जो अपने आप में बहुत खूबियाँ रखता है। आज धरातल पे इस दुनिया में अपना वर्चस्व रखता है। संस्कृति के बारे में देख लीजिए, चाहे इसकी विकास के बारे में देख लीजिए, इसके ये सामान्य रूप से ये कहते हैं कि ये सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी इसकी महाद्वीप के अलग लक्षण हैं। इस महाद्वीप को 5 प्रमुख प्रदेशों में ये बांट सकते हैं, 5 अलग अलग परिमंडलों में बांट सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश द्वीप में, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप जिसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहा जाता है या भूमध्य सागरीय जलवायु, तथा पूर्वी यूरोप। इस तरह से ब्रिटिश और उसके अलावा पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, 5 परिमंडलों में जिसको सामान्य, इसका स्थान, स्थिति और विस्तार के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरोप महाद्वीप का विस्तार 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी नॉर्थ कैप के परिमंडल के आसपास इसका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है, इसको कहते हैं कि 10 डिग्री 27 मिनट पश्चिम देशांतर से 63 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये महाद्वीप स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको विश्व में 6ठा स्थान प्राप्त है। आप ये सामान्य रूप से ये सोच सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार शेप में, इसमें 5 प्रमुख रूप से 5 ये शामिल किया जाता है कि 5 जो हैं वो जिसको प्रायद्वीप, जिसको पेनिनसुला कहा जाता है, वो 4-5 कई पेनिनसुला इसमें शामिल करते हैं, कई दृष्टि से मान सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये पेनिनसुलाओं का महाद्वीप कहा जा सकता है। सबसे पहले इसको जो बड़ा एरिया है वो सामने आप देख रहे हैं कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन जो एरिया है, स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का जो पार्ट है वो सबसे उत्तर में, उत्तरी ध्रुव के आसपास उपध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। और ये स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है वो सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, जिसके अंदर आप पुर्तगाल और स्पेन को शामिल कर सकते हैं। पुर्तगाल और स्पेन का जो क्षेत्र है वो आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से कहा जाता है। यहाँ स्थलीय रूप, धरातलीय रूप से मेसेटा का पठार आप सामने देख रहे हैं, और इसके आगे मैसिव सेंटर फ्रांस का एरिया क्षेत्रफल में पाया जाता है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ है आपके कि इटालियन पेनिनसुला। आप जब इटालियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो इटालियन पेनिनसुला के बारे में हम कहते हैं कि भूमध्य सागर में पूरा इटली जो देश है उसके वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन कंट्रीज़ शामिल कर सकते हैं इसमें हम लोग। बाल्कन जो कंट्रीज़ है वो इसी का पार्ट मानी जाती है। अब इन बाल्कन कंट्रीज़ के बाद में जो क्षेत्र बसता है वो मध्य यूरोप का, वो सारा इसी यूरोप में शामिल किया जाता है।
इसके बीच में आल्प्स, पिरेनीज और सारी ये पर्वतमालाएं भी पाई जाती हैं। ये सामान्य रूप से एक परिचय इसका, इस महाद्वीप के बारे में जब चर्चा करते हैं कि हम ये देख सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके यूरोप महाद्वीप के जो प्रमुख उच्चावच है उनको किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। यूरोप महाद्वीप के जो उच्चावच है, सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश एक प्रमुख विभाग है, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत, ब्रिटिश द्वीप समूह वाले पर्वत जो शामिल करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। स्कैंडिनेवियन हम चर्चा करते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह में ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो पार्ट है उसको हम शामिल करते हैं। दूसरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश की जब चर्चा करते हैं तो उत्तरी मैदान, आप देख रहे हैं सामने, उत्तरी मैदानी प्रदेश में ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स ये शामिल करते हैं। इसमें जर्मनी से लेके पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और बाल्टिक सागर का आसपास का जो एरिया है वो उत्तरी यूरोपियन प्रदेश के रूप में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, तीसरा जो प्रमुख उच्चावच के रूप से जो प्रदेश विभाजित किया जाता है वो है मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश के रूप में जर्मनी और इसका जो क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है। तीसरा है अल्पाइन तंत्र, अल्पाइन मध्यवर्ती तीसरा हो गया। चौथा है अल्पाइन तंत्र, जिसको अर्थ अल्पाइन तंत्र या अल्पाइन कॉर्डिलेरा के रूप में जान सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ शामिल की जाती है। इसमें अल्पाइन पर्वत श्रेणियों में आल्पस, पिरेनीज, कार्पेथियन, एपिनाइन्स, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। दूसरा जो इसका अल्पाइन तंत्र का भाग है दक्षिणी प्रायद्वीप, और तीसरा है नदी घाटी, जो नदी घाटियों के विभिन्न मैदान। इस प्रकार से जब हम ये इसके बारे में, उच्चावचों के बारे में चर्चा करते हैं तो ये चार प्रमुख जो विभाग है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये चार विभाग हमारे यहाँ शामिल किए हैं। ज़्यादा उच्चावचों, प्रमुख रूप से उच्चावचों को शामिल किया जाता है। अब सबसे पहले हम जब चर्चा करते हैं कि यहाँ उच्चावचों के बारे में, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी जो पश्चिमी प्रदेश है, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रेंज, इसमें यूरोप का अत्यंत प्राचीन पर्वतीय प्रदेश भूगर्भिक रूप से ये है। इसको दो भागों में हम डिवाइड किए। पहला स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कैंडिनेविया के पर्वत वो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें स्कॉटलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे का जो पार्ट है, यानी तटीय क्षेत्र है और ये उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। इसके इसका विस्तार कोला प्रायद्वीप, फेनो, स्कैंडिनेविया के प्रदेश लगभग 2 लाख वर्ग क्षेत्र में से ये फैला हुआ है। डेनमार्क भी इसमें शामिल किया जाता है, डेनमार्क का क्षेत्र भी। और माउंट ग्लेटरिंग हम आगे चर्चा करेंगे माउंट ग्लेटरिंग के बारे में, कि माउंट ग्लेटरिंग जब जो है वो महत्वपूर्ण वो क्षेत्र वो इसका सर्वाधिक उच्च प्रदेश है, 2800 मीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो ये क्षेत्र है, इसके इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में हम दूसरा जो शामिल ब्रिटेन और अन्य समीपवर्ती जो द्वीपों के प्रदेश है उनको शामिल करते हैं। उनमें जब चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन और इसको स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड के अधिकांश भाग तथा उत्तरी दक्षिणी पश्चिम इंग्लैंड के कुछ भाग सम्मिलित है। इस पर्वतीय भागों में पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। इसमें ये कहते हैं कि ये पर्वत हिम नदियों के प्रभाव से अपरदित हो गए हैं और उच्च जो चट्टानें, उच्च भूमियाँ हैं वो प्राचीन रवेदार चट्टानों के प्रभाव से घिसकर नीचे हो गई है। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 600 मीटर तक मिलती है। अपर्दन क्रिया के परिणाम से इस पृथ्वी में अनेक भू आकृतियों की रचना हुई है। वेल्स में स्कॉटिश पर्वतों के भाग है। इस तरह से ये उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश शामिल किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, उत्तरी यूरोप का मध्यवर्ती जो उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश में हमने कहा कि इसमें जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन
और रूस का जो वेस्टर्न पार्ट है, यूक्रेन, बेलारूस, और ये जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। इस जो प्रदेश, मैदानी प्रदेश में उसमें बाल्टिक देशों का क्षेत्र भी शामिल किया जाता है, और इंग्लैंड का भी कुछ पार्ट इसके सामान्य रूप से हम शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूराल नदी के पश्चिम में वोल्गा और अनेक नदियाँ भी बहती है। निस्टर, निपर, डॉन, वोल्गा, यूराल, ये सारी नदियाँ जो काले सागर में जाके गिरती है, ये नदियों का द्वारा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया है। मैदानी प्रदेश अपरदनात्मक भाग है, और इन नदियों से टिल्लू और अनेक नदियों के द्वारा जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। उपजाऊ मैदान है, इसमें अनेक नदियाँ राइन, रोन, एल्बा, ये उत्तरी पश्चिमी की ओर बहती हुई उत्तर सागर में गिरती है। और इसके दक्षिण की ओर ढलान वाली जो नदियाँ हैं कि डॉन नदी, स्पेशल डैन्यूब नदी, डॉन, डैन्यूब, और इस तरह की जो नदियाँ वो इसमें गिरती है। जैसे इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ब्लैक सी में भी इधर ये नॉर्थ यूरोपियन जो प्लेन है वो स्थित है, और इसके सामान्य रूप से ये उपजाऊ मैदान के, इसमें हॉलैंड का कुछ पार्ट है, हॉलैंड का जिसका पोल्डर्स कहते हैं, पोल्डर वाला जो पार्ट है कि वो समुद्र के तल से भी नीचा तटबंध बना के इसको दिया गया। एक जो नेक्स्ट हमारा पर्वतीय वो प्रदेश है, वो भौतिक विभाग है, उसको कहते हैं दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, या ये मध्यवर्ती उच्च प्रदेश भी इसको रूप में ये जानते हैं कि ये उच्च प्रदेश है। इस जो उच्च प्रदेश है, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, इसके अंदर यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक उच्च पर्वतों की श्रृंखलाएँ उसके पाई जाती है, जो आल्प्स पर्वत से उत्तर में स्थित है। ये मध्यवर्ती क्षेत्र में जर्मनी और इनमें, जिसमें माउंट ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशली ये जो क्षेत्र है वो ब्लैक फॉरेस्ट का क्षेत्र है, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट के अलावा वॉसेज, बोहेमिया, तातरी, और इस तरह के जो क्षेत्र पठार, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश है फ्रांस और इस जर्मनी के अंदर है, जो खनिजों से रिच है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज तत्व संसाधनों का दोहन किया गया, औद्योगिकरण के रूप में काम में लिया गया, और ये आधार है यहाँ की जो विकास है उसका क्षेत्र है, उसका आधार है। नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश है वो अल्पाइन तंत्र कह सकते हैं। इस अल्पाइन तंत्र के रूप में हम नवीन जो श्रेणियाँ हैं वो शामिल कर सकते हैं अल्पाइन तंत्र के रूप में, पर्वतीय प्रदेशों के रूप में, कि हाँ नवीन जो श्रेणियाँ हैं उन नवीन पर्वतीय श्रेणियों को, जिसमें अल्पाइन तंत्र में आल्पस, पिरेनीज, कार्पेथियन और एपिनाइंस, ये इस तरह की जो पर्वत श्रेणियाँ, विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ शामिल कर सकते हैं। आप इसमें इस मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि इस मानचित्र में विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है। कि जब हम चर्चा करते हैं पश्चिम में आइबेरियन जो प्रायद्वीप है उस पर मेसेटा का पठार दिखाया गया है, ये आपके सामने है। उसके बाद में पिरेनीज पर्वत श्रेणी है, इसके मैसिफ का पठार है जो फ्रांस के एरिया में, मैसिफ का पठार जिसको मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है, उसके पिरेनीज दोनों के बीच में स्थित है, और दोनों के बाद में, पिरेनीज के बाद में यही चीज़ ये सामान करते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट और बोहेमे का पठार जो इसमें आप दर्शा रहे हैं, इन्हीं के बीच में आप ये देखते हैं कि आल्पस पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस से लेके जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड और इटली के जो सीमाएँ बनाती हुई आल्पस पर्वत श्रेणी भी स्थित है। आल्पस का आपको इसमें नाम दिया गया डिनेरिक आल्पस एपिनाइंस, इटली के अंदर एपिनाइंस है, और ये जो डिनेरिक आल्पस इसको भी इन्होंने स्थान दिया है। आगे पूर्व की ओर जाते हैं, हंगरी और रोमानिया वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये मानते हैं कि वहाँ जो महत्वपूर्ण है वो है कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। कार्पेथियन से आगे जो और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर स्थित है वो काकेशस पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ वो बढ़ती पूर्व की ओर है, इस महाद्वीप में फैली हुई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो 3 भागों में अल्पाइन पर्वत तंत्र को
तीन भागों में था। अल्पाइन पर्वत श्रेणी, आल्प्स, पिरेनीज, कार्पेथियन, दक्षिणी प्रायद्वीप है, दक्षिणी प्रायद्वीप, और तीसरा सी नदी घाटी पर्वतीय प्रदेश और नदी घाटियों के मैदान। इस मानचित्र के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्यू एंड लोलैंड्स ये मैदानी प्रदेश है, नॉर्थ यूरोपियन मैदान है, और विभिन्न प्रकार से इसको भौतिक भागों के रूप में आप बांटे जाते हैं कि ये यूरोप सेंट्रल रशियन अपलैंड्स है, अपलैंड्स है, यहाँ तक ये यूराल माउंटेन्स, देखो सुदूर पूर्व में यहाँ जो दिखाया गया यूराल माउंटेन्स, उसके पश्चिम का जो पार्ट है वो विभिन्न प्रकार के मैदानों के रूप में बांटा गया है और पर्वतीय श्रेणियों के रूप में बांटा गया है। और इसकी सामान्य रूप से जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप आइबेरियन प्रायद्वीप कह सकते हैं, दूसरा इटालियन प्रायद्वीप कह सकते हैं, और तीसरा है बाल्कन प्रायद्वीप। इस रूप से, इस तरह से इसको विभिन्न प्रकार से जो बांटा गया है। अब आप यहाँ देखिए इसमें कि ये जो अल्पाइन पर्वत तंत्र, अल्पाइन के तंत्र है, उसमें सबसे पश्चिम में आइबेरियन पेनिनसुला के बीच में ये जो ये थोड़ा सा लाइट और जिसको कहते हैं कि येलो कलर टाइप शेड दिखाया गया आइबेरियन पेनिनसुला में, उसमें उसको कहते थे मेसेटा का पठार, जो स्पेन में, स्पेशली स्पेन में स्थित है। उसके बीच में पिरेनीज, आप स्पेन और फ्रांस की सीमा पे पिरेनीज पर्वत श्रेणी है। उसके और आगे बढ़ोगे तो आल्प्स पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दी गई है। आप आल्प्स से देखो, आप इसके देख सकते हैं कि आल्प्स से एक तरफ एपेनाइन्स जो इटली की मुख्य पर्वत श्रेणी है, और पूर्व की ओर आल्प्स से और जाते हैं तो कार्पेथियंस पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी। इस कार्पेथियन के और कार्पेथियन हंगरी और रोमानिया जो क्षेत्र है उसमें कार्पेथियन पर्वत श्रेणी का पार्ट आप देख सकते हैं। इसके जब यही चीज़ हमारे सामने और आगे जाती है तो काकेशस पर्वत श्रेणी स्थित है। एल्ब्रस 5642 मीटर ऊंचा सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है इस एरिया का, एल्ब्रस के बाद में हम जब यही चीज़ आगे देखते हैं कि उसके बाद में अपन चलते हैं कि ये जो है इसमें देखो आप नदी घाटियों के बारे में भी देख सकते हैं। नदी घाटियाँ विभिन्न प्रकार की नदी घाटियाँ हैं। नदी घाटियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो आपके सामने है कि हम पश्चिम से शुरू करते हैं कि टैगस और ड्योरो जो नदियाँ स्पेन और पुर्तगाल में बहती है। उसके और ऊपर की तरफ पूर्व की ओर आते हैं तो फ्रांस की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो भी फ्रांस की नदियाँ, और वो इंग्लिश चैनल या नॉर्थ सी के आसपास बे ऑफ बिस्के की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और वो सारी पिरेनीज से अथवा आल्प्स पर्वत श्रेणियों से निकल के और पूर्व की पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर जो बहाव है इस आल्प्स पर्वत श्रेणी से आपको ये जो दिख रही है पो बेसिन, इटली की महत्वपूर्ण नदी है पो नदी, और पो नदी इसका जो घाटी है पो बेसिन के नाम से कहलाती है, ये महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा राइन नदी भी आपको दिख रही है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकल के जर्मनी में होते हैं, जर्मनी की लाइफलाइन के रूप में। ऐसे सीन रिवर है वो भी आपको यहाँ इसमें दिखाई दे रही है। एल्डर, एल्बे ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। और इसके बाद में आप देखते हैं निस्टर और निपर, डैन्यूब, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी से नीचे डैन्यूब रिवर है, बहुत यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये डैन्यूब नदी है। और डैन्यूब नदी कई देशों को पार करते हुए जर्मनी से शुरू होकर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, इन कंट्रीज़ के जो पुराने कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ में से होते हुए और ये बहती है, और ये बहती हुई अल्टीमेटली इसमें काले सागर में जाके गिरती है। तो इस तरह से ये नदियाँ अपने आप में यूरोप की लाइफलाइन है और यूरोप के उच्चावच को प्रदर्शित करती है। इस संपूर्ण जो क्षेत्र है वो माउंट ब्लैंक, आल्प्स श्रेणी का सबसे ऊंचा
4,807 मीटर ऊंचा सर्वोच्च शिखर है जो आल्प्स में स्थित है। और ये चारों ओर से एक तरफ दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, और उत्तर में ये उत्तरी सागर से, यानी पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में यही दक्षिण में इसके जो महत्वपूर्ण लाइफलाइन है वो ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर के अलावा काला सागर के बाद में कैस्पियन सागर, सुदूर पूर्व में यूराल पर्वतमाला और यूराल नदी इसको सीमा एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। जो रूस में उसमें वो जो नदियाँ बहती है यूराल रिवर, आप यूराल रिवर को देख सकते हैं, यूराल नदी को। यूराल के बाद में वोल्गा नदी भी एक अन्य नदी है जो यहाँ बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसी प्रकार से ये सारे बाद में डॉन एक अन्य नदी है, डॉन और निपर और निस्टर, ये नदियाँ आप देख रहे हैं कि काले सागर, डॉन नदी अजोव सागर सी ऑफ अजोव में गिर रही है, और निपर और निस्टर नदी ब्लैक सी में दूसरी खाड़ी में जाके क्रीमिया के आसपास जो गिरती है। तो ये इस तरह से विभिन्न नदी घाटियों के द्वारा उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया और नदी इसको तब एक समतल मैदान के रूप में प्रदर्शित किया गया। धन्यवाद।